तो सर कल मैंने आप लोगों को गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी। कल मैंने आप लोगों को गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या डेफिनेशन थी कि सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल आइटम एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स एंड एक्सेप्ट मनी। मनी में भी एक एक्सेप्ट आ जाता है, एक गुड्स की डेफिनेशन में आ जाता है। जो पुराने ओल्ड कॉइन्स हैं जो अभी लीगल टेंडर नहीं है, ओल्ड कॉइन्स या एंटीक कॉइन्स या फिर फॉरेन करेंसी जो कि हमारे देश में रुपए जैसे नहीं चलते हैं, वो तो हो जाएंगे गुड्स, उनको खरीदा बेचा जा सकता है गुड्स के जैसे, जबकि जो भी लीगल टेंडर है उनको नहीं। ठीक है सर। तो सर अपन ने कल डिटेल में डिस्कस किया था गुड्स में क्या क्या एक्सक्लूड करना है और गुड्स में क्या क्या इंक्लूड करना है। So let's come to the next part of the definition of goods, that is types of goods. ये बेसिस है पूरे, ये बेसिस है पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। यदि ये ढंग से नहीं समझा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझ नहीं आएगा। गुड्स और टाइप्स ऑफ गुड्स। अब टाइप्स ऑफ गुड्स जो है उसको अपन तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक है फ्यूचर गुड्स, और एक है कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है सर। तो सर एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं? दीज आर द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज दीज गुड्स आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर। ठीक है सर। कैसे? मान लो कल मैंने आपको बताया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में इमीडिएटली ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो जाती है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल नाम से ही पता पड़ रहा है कि सर कोई फ्यूचर डेट में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाएगी, या तो कोई फ्यूचर डेट में या अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाएगी। तो सर एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं कि सर जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेलर से बायर के बीच, सेलर और बायर के बीच में, उस समय वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स उस समय वो एग्जिस्टेंस में है at the time of contract of sale. These are the goods which are in existence at the time of contract of sale, है existence में है, और these goods are owned and possessed by the seller, seller के possession में है। ठीक है सर। इनके टाइप्स में एक बार बाद में बताता हूँ, पहले एग्जिस्टिंग गुड्स समझ में आ गया सर। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ये गुड्स एग्जिस्टेंस में। सर फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स दक्ष अग्रवाल पढ़ना एक बार, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? Future goods means goods which are not in existence at the time of contract. These goods are to be manufactured or acquired by the seller after the contract of sale is made. Where contract स्टॉप of स्टॉप 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 स्टॉप। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है कि सर जो या तो जो एग्जिस्टेंस में नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या सेलर के पास में नहीं है, दीज गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर और बायर के बीच में बन गया कि मैं अगले महीने की 10 तारीख को आपको ये सामान दूंगा, उस समय या तो सेलर के पास में नहीं है या एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। फ्यूचर में या तो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या एक्वायर किए जाएंगे सेलर के द्वारा, तो वो फ्यूचर गुड्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एग्जिस्टेंस में सेलर के पास में। सर फ्यूचर ये अपने फ्यूचर गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है या सेलर के पास में नहीं है, या सेलर द्वारा बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में मैन्युफैक्चर या एक्वायर किए जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ भाई। where contract of sale of future good is made. It's an agreement to sell, not a sale, because the property in the goods are transferred at future date when goods shall be manufactured or acquired. ठीक है, देखो दो कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, एक तो बताया था सेल का, एक एग्रीमेंट टू सेल का। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप हमेशा सेलर से बायर के पास में एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में जाएगी। तो जब कभी भी हम फ्यूचर गुड्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर गुड्स की बात कर रहे हैं सर, वो हमेशा क्या होगा?
एग्रीमेंट टू सेल होगा, वो हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही कहलाएगा। वो कभी भी सेल नहीं बन सकता, क्योंकि सेल तो किसका, सेल में तो क्या होता है कि सेल में ओनरशिप इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो रही होती है। जब गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसकी हवाबाजी करके जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है उसकी ओनरशिप कैसे सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर करोगे? नहीं सर, कर ही नहीं सकते। तो सर जब कभी भी हम एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं जहां पर भविष्य में सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, तो सर फ्यूचर गुड्स हमेशा एग्रीमेंट टू सेल की तरफ जाएंगे, वो कभी भी सेल की तरफ जा ही नहीं सकते। जबकि जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं जो कनव के हाथ में है, कनव चाहे तो इमीडिएटली उसमें ओनरशिप बायर को दे सकता है, कनव चाहे तो फ्यूचर में उसकी ओनरशिप सेलर को दे सकता, बायर को दे सकता है कि जब तू पेमेंट करेगा तब ओनरशिप दूंगा, है तो सर ही मेरे पास में अभी, या मैं तेरे को अभी अभी का अभी दे देता हूँ। तो सर एग्जिस्टिंग गुड्स में तो सेल भी हो सकता है, अभी का अभी ओनरशिप दे सकते हैं, और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, फ्यूचर में भी अपन ओनरशिप दे सकते हैं। जबकि जो फ्यूचर गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स के लिए हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही बनेगा, कभी सेल बन ही नहीं सकता। क्या ये दोनों क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस समझ में आया? एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स के बीच में दक्ष अग्रवाल, मिदुष, श्रुति, प्रिशा, श्रेया, देवांश, एंसल, काबरा जी, ओ हो। I am overjoyed to see काबरा जी in our class today. काबरा जी कहाँ चले गए थे? सर वो मेरे एग्जाम्स थे और फिर बाद में बड़े दादा की डेथ हो गई थी, अरे तो बाप वो रे, सब रिचुअल्स में थे। ओहो। चलिए, कंटिंजेंट गुड्स की तरफ चलते हैं। तीसरे तरीके का गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? प्रिशा, व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? प्रिशा जी, प्रिशा जी बताने में Next, इंटरेस्टेड? hello. So, hello. हाँ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं प्रिशा जी? Um, मुझे याद नहीं। ओके, श्रुति जी आप बताइए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? To do or not to do something depending upon an uncertain event. व्हाट इज जैसे द future goods. लिटरल वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंट इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, बिल्कुल इस तरीके से आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट आर नोन एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए देगी, आग नहीं लगेगी तो काय को देगी? तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी? इस बात पे डिपेंड कर रहा है आग लग रही है या नहीं लग रही है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, दोज आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सर कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं जो कि डिपेंडेंट होंगे, किसी चीज के, किसी इवेंट के होने के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि वो गुड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मितुष मोदी बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है, इसके दिल्ली वाले मोदी जी से कोई साठगांठ थी, तो इसने क्या किया, एक इंपोर्ट लाइसेंस ले लिया चीजों को इंपोर्ट करने का इधर उधर सब जगह से। ठीक है, तो मितुष मोदी ने हमारे दक्ष अग्रवाल के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि यदि मेरा शिप जो चाइना से आ रहा है वो सेफली इंडिया पहुंच जाता है तो मैं उसमें से 10 कंटेनर तेरे को दूंगा, तो मैं उसमें से 10 कंटेनर तेरे को दूंगा। तो सर ये गुड्स सर डिपेंडेंट है ना कि शिप सेफली इंडिया में पहुंच जाए इसके पास में तो ये देगा, तो कंटिंजेंट मींस डिपेंडेंट। गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ कंटिंजेंसी, दैट इज अ कंटिंजेंट इवेंट। किसी शिप के आने या नहीं आने पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स इसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सर A agrees to sell 100 units of specific goods in particular ship to be provided the ship arrives safely. This is an agreement to sell contingent goods because the acquisition of goods depend upon contingency of arrival of ship. Ship सही से आ पाता है या नहीं आ पाता है?
चलो और फ्यूचर गुड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में सुना है? हैव यू heard about the term कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? किसी ने नहीं सुना रे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सब लोग है ना टोमेटो सॉस तो खाते होगे, टोमेटो सॉस। यस सर, या तो हम लोग किसान की खाते हैं टोमेटो सॉस, या फिर हम लोग मैगी की खाते हैं, या कोई भी दूसरे ब्रांड की खाते हैं। अब इन कंपनीज को मतलब वो कहते हैं ना अनइंटरप्टेड टोमेटोज की सप्लाई चाहिए होती है। अनइंटरप्टेड, जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे कंटिन्यूस हर महीने ये लोग प्रोडक्शन कर करके भेजते हैं टोमेटो सॉस का मार्केट में। ठीक है सर। तो सर अब देखो, कई बार टमाटर मार्केट्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कभी टमाटर की फसल बिल्कुल ही खराब हो जाती है, तो उस समय क्या है, ये टमाटो सॉस की फिर कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी बनाने की कि वो इकोनॉमिकल बैठेगी ही नहीं। ठीक है। कई बार टमाटोज ही नहीं मिल पाते हैं, कई बार मिलते तो हैं लेकिन पर्टिकुलर क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। तो अब ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे किसान सॉस हुई, तो वो क्या करती है, मान लो फार्मर्स के साथ में एक तरीके का एग्रीमेंट बनाती है, जहां पर वो इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है कि तुम्हारे फील्ड में जो भी तुम टमाटोज उगाओगे अगले साल में, वो सारे के सारे मैं परचेज करूंगा एट द रेट ₹20 पर केजी। 20 रुपए किलो से मैं सारे करूंगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इनके साथ में फार्मिंग का। सर इसको फायदा हो गया कि देखो मार्केट में चाहे 40 रुपए चल रहा हो, चाहे 30 रुपए चल रहा हो, चाहे 20 रुपए चल रहा हो, इसके पास में 20 रुपए पे टमाटर की बिल्कुल वो कहते हैं ना फसल तय मतलब रेट फ्लक्चुएशन इसने और सप्लाई इसने निश्चित कर ली कंपनी ने। फार्मर को क्या फायदा, कई बार ऐसा भी होता है टमाटर 2 रुपए किलो और 4 रुपए किलो भी बिक जाता है। ठीक है। और फार्मर को इधर उधर लेके घूमना पड़ता है, 2-4 दिन की टमाटो की शेल्फ लाइफ होती है, उसमें नहीं बिका तो फिर वो खराब हो जाता है। फार्मर को ये फायदा कि अपने को बेचने कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, फिक्स प्राइस पे इतना है, अपन मतलब सेफ गेम खेल लेना है। तो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मजा आता है। तो सर अब किसान ने फार्मर के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगले साल तुम्हारे यहाँ पर जो भी टमाटर उगेंगे वो मैं 20 रुपए किलो खरीदूंगा। ठीक है सर। कैसे गुड्स के लिए ये है कि सर फ्यूचर गुड्स के लिए है, फ्यूचर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है, एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है या नहीं बन रहा है बताइए? फ्यूचर गुड्स के लिए बन रहा है, बोलो। सर अभी तक सेलर के पास में वो गुड्स एग्जिस्टेंस में है क्या? नहीं सर। भविष्य में आएगा ना? यस सर। तो सर ये फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके सर। हमारी श्रेया बियानी कहाँ है? बियानी जी घर पहुंच गए क्या? अरे बियानी हाँ जी सर। घर पहुंच गए? वीडियो ऑन करो। हाँ एंसल फर्नांडीज कहाँ था इतनी देर? सर इधर ही हूँ। इधर ही है, दिखा तो क्यों नहीं पहले? ठीक है। चलो हमारा एंसल फर्नांडीज है। ओके। एग्जाम्पल बॉय एंसल फर्नांडीज जो है वो, उसका सीए में मन नहीं लग रहा था। ठीक है। हरकतों से तो यही लग रहा है कि उसका सीए में मन नहीं लग रहा था। ठीक है। तो एंसल ने कहा चलो यार कुछ पढ़ाई छोड़ते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं। ए एंसल, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ सच में ऐसा मत करने लग जाना। तो एंसल फर्नांडीज ने फिर क्या चीज रोज काम आती है जो मेरे को बेचने के लिए रोज रोज ढूंढना नहीं पड़े, जो सही में जिसकी मार्केट में खुद से जनरेशन डिमांड हो। तो इसको लगा यार मार्केट में है ना एनी टाइम मिल्क की बड़ी खपत रहती है। ठीक है। तो एंसल फर्नांडीज ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि मैं तो एक तबेला खोलूंगा। ठीक है। भैंसों का तबेला खोलूंगा, एनी टाइम मिल्क सबको बेचूंगा, और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे तबेले क्रिएट करता जाऊंगा मैं। ठीक है। ओके सर। तो अब लेकिन एंसल ने क्या है, उसके पास में एक ब्लेसिंग थी कि उसने लॉ मोदी सर से पढ़ा हुआ था, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं इस बारे में पूरी समझ ले रखी थी। यहाँ वो मार खाने वालों में से नहीं था।
तो अब उसने क्या किया कि एक जने से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मान लो अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी कोई खुद की गाय गाय थोड़ी ना पाल के उसका दूध तुमको पैक करके देती है, ऐसा नहीं होता है। वो भी जो मतलब ऐसे गाय और भैंस पालने वाले लोग होते हैं उनसे खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है, पैस्चराइजेशन करती है और पैक करके देती है। तो एंसल फर्नांडीज ने अमूल कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगले 1 साल में मेरी भैंस जो भी दूध देगी वो मैं आपको 40 या 45 रुपीज पर लीटर बेचूंगा। 45 रुपीज पर लीटर आई एम गोना सेंड इट टू यू। ठीक है। तो सर कैसा है, अगले 1 साल में मेरी भैंस जो भी दूध देगी वो मैं आपको 45 रुपीज पर लीटर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये गुड्स का कैटेगराइजेशन ध्यान रखना, कौन सा एग्जिस्टिंग गुड्स है, कौन सा फ्यूचर गुड्स है, कौन सा कंटिंजेंट गुड्स है। ठीक है जी, ध्यान रखना। अब एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 तरीके का होता है, चलिए उनको करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स भी फर्दर 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? अरे एंसल कहाँ चला गया? एंसल, एंसल, एंसल गाय को चारा हाँ सर, सॉरी। चारा खिलाने नहीं चला गया सर, क्या? वो बाहर बुलाया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स, 3 तरीके के होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी एग्जिस्टेंस में है और सेलर के पास में है, तो सर 3 तरीके के होते हैं। एक तो स्पेसिफिक गुड्स, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है ये। स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स और असर्टेन्ड गुड्स। ठीक है सर। सर अब है ना, समझना हमारे हमारी प्रिशा जी हैं, प्रिशा जी है ना, एक कार के शोरूम पे जाती हैं। प्रिशा जी एक कार के शोरूम पे जाती हैं और कार शोरूम पे लाइन से शोरूम का वो होता है ना, क्या कहते हैं अपना, एक स्टॉक यार्ड होता है, स्टॉक यार्ड। या शोरूम में ही मान लो बहुत सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं। तो सर वहां पर मान लो हुंडई कार के शोरूम पे गई, ओके सर, वहां पर 4 i10 कार्स रखी हुई थी। ठीक है, 4 i10 कार्स रखी हुई थी, ओके सर। उसमें से दो, नहीं सॉरी, 3 वाइट थी, 3 वर वाइट i10 एंड वन वॉज से लेट्स से सिल्वर i10। ओके सर, प्रिशा को i10 गाड़ी बहुत सारी थी, i20 भी पड़ी थी और वर्ना भी पड़ी हुई थी, अलग अलग तरीके की कार्स पड़ी हुई थी। ओके, प्रिशा ने कार के बारे में पता किया और कार वाले ने बोला आपको ऑन रोड इसकी प्राइस 8 लाख रुपीज पड़ेगी। ठीक है, इसमें ये फीचर है, सब हो गया। ये तीनों कार एक जैसी थी, चारों कार एक जैसी थी, उसमें से 3 वाइट कलर की थी, एक सिल्वर कलर की थी। प्रिशा ने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफिकली इस गाड़ी पे हाथ रख दिया। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफिकली इस वाली वाइट i10 पे हाथ रख दिया जो सेकंड नंबर पे खड़ी थी, कि मैं ये वाली लूंगी कार, मैं ये वाली कार लूंगी। तो सर जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही डिसाइड हो जाए कि ये वाला गुड्स चाहिए मेरे को, तो हम कैसे गुड्स की बात कर रहे हैं? हम स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्टेंस में भी, और हमने स्पेसिफाई भी कर दिया कि ये वाला, हमने स्पेसिफाई भी कर दिया ये वाले गुड्स की बात कर रहे हैं। इस ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय डिसाइड हो जाए कि ये वाला चाहिए, तो वो हम स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक गुड समझ में आया? यस सर। क्या होता है स्पेसिफिक गुड्स? पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल।
Specific goods, goods which are identified and agreed by the parties at the time of contract of sale are specific goods. देखो Example, out of 4 cars, goods which are identified and agreed by the parties. Important point क्या है? At the time of contract. कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही बता दिया ये वाला गुड्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही बता दिया ये वाला गुड्स है, बनाते समय ही स्पेसिफाई कर दिया ये वाला गुड्स, existing goods which has been specified, identified and agreed upon at the time of making the contract itself कि मैं ये वाले गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो वो स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है। दक्ष अग्रवाल, तेरी कार का नंबर क्या है? sir, 0959. MH MH02470959, I guess. 0959 Sure. तो ये नंबर है, ठीक है। MH अभी गर्लफ्रेंड का नंबर पूछा होता तो खटखट खटखट आता, गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो MH020959, ठीक है। तो सर जब दक्ष अग्रवाल और अपने देवांश आपस में ये बात कर रहे हैं, क्या हो गया ये क्या कर रहा है? तो दक्ष अग्रवाल और देवांश आपस में बात कर रहे हैं कि ये वाली गाड़ी, इसके पास 2 गाड़ियां हैं, दक्ष अग्रवाल के पास में 3 गाड़ियां हैं, बहुत धन्ना सेठ आदमी है, ठीक है। तो 3 गाड़ियां हैं, तो उसमें से स्पेसिफिकली इस वाली गाड़ी की बात करिए बेचने के लिए, तो सर स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है, ये वाली जिसका ये नंबर है उस गाड़ी को बेचने की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, हाथ क्यों खड़े कर रहा है? सर डाउट था, चलो ठीक है। क्या डाउट है? इसी से रिलेटेड है तो पूछ ले। नहीं सर, इसके बाद पूछूंगा। ओके ठीक है, चलिए तो हम स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Example, out of 4 cars in different colors displayed in the showroom, A selects white car and agrees to buy it. The white car is specific existing good. ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई स्पेसिफिक गुड्स। अब अपन बात Sir, करते हैं, हाँ बोल लक्ष्य अग्रवाल। सर वैरायटी ऑफ राइस भी स्पेसिफिक गुड्स में आएगा ना, कि अगर बायर ने सेलर को बोला कि आई वांट बासमती राइस, तो वो स्पेसिफिक गुड्स में आएगा ना? नहीं, स्पेसिफिक गुड्स वो होता है जो हमने, अब एक बार अपन अनअसर्टेन और असर्टेन कर लेते, फिर तेरा डाउट एक बार नहीं क्लियर हो तो मेरे को बोलना, ठीक है। तो सर अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? सेकंड एग्जिस्टिंग गुड्स की अपन बात कर रहे हैं। मान लो हमारा दक्ष अग्रवाल है, इस बार दक्ष अग्रवाल का माथा खराब हो गया, बोला क्या सीए 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 होती तो है नहीं, इतना दम निकाल देते हैं, अपन तो धंधा करेंगे, अपने जीन्स में है, ठीक है। तो दक्ष अग्रवाल ने चावल का काम चालू किया, ठीक है सर, चावल बेचने का, या चलो गेहूं का किया, एक बार गेहूं का एग्जांपल लेते हैं। सर इसने गोदाम खोला, वहां पर ऐसे स्टैकिंग कर करके, एक के ऊपर एक जमाते हैं ना, तो ऐसे स्टैकिंग कर करके 1000 बोरे ऑफ गेहूं पड़े हुए थे, 1000 बोरे ऑफ गेहूं व्हीट पड़े हुए थे स्टैकिंग कर करके। अब है ना दक्ष अग्रवाल के पास में एक होटल ओनर आया, होटल ओनर को जरूरत पड़ती है ना भाई आटे वगैरह बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए, खूब सारे उसके आटे की, तो गेहूं खरीद के पीसते हैं वो लोग। ओके सर, सर होटल ओनर को इसने वो दिखाया, क्या नाम, सैंपल दिखाया कि ये ऐसा ऐसा गेहूं है मेरे पास में। होटल ओनर का हाँ मुझे पसंद है, अच्छा रहेगा मेरे लिए, रेट वेट सब तय हो गई। होटल ओनर ने कहा मेरे को आप एक काम कीजिए, 300 बोरे गेहूं ऐसा जो आपने मेरे को सैंपल दिखाया है वो आप पहुंचा दीजिए, ठीक है सर। तो सर अभी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया कि दक्ष होटल ओनर को 300 बोरी गेहूं जो है वो सप्लाई करेगा, गुड्स एग्जिस्टेंस में भी है, सेलर दक्ष अग्रवाल के पास में भी है। लेकिन सर इन 1000 बोरों में से कौन से 300 बोरी सप्लाई करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफाई नहीं किए गए। यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफाई कर देते कि ये वाले 300 बोरे सप्लाई करूंगा मैं, ये वाले 300 बोरे सप्लाई करूंगा मैं, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही बता देता है ये वाले 300 बोरे सप्लाई करूंगा, तब तो ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए हो जाता है। लेकिन अब ये 1000 बोरों में से कोई से भी 300 बोरे जब उठा के दे देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो इसने स्पेसिफाई नहीं किया यस सर कि कौन से 300 बोरे,
तो सर ये कैसे गुड्स के लिए बन रहा है कि सर अभी तक उन गुड्स को असरटेन नहीं किया गया है कि कौन से वाले 300 बोरे। तो सर अनअसरटेन्ड गुड्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, अनअसरटेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जहां पर तय हो गया सैंपल, हाँ ये वाला गेहूं चलेगा, 300 बोरी भिजवाना है, इस रेट पे भिजवाना है, लेकिन कौन सी 300 बोरी ये अभी तक पक्का नहीं हो, आउट ऑफ द लार्जर लॉट कौन सा 300 बोरी। तो सर ये अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या अनअसर्टेन गुड्स समझ में आया? यस सर। अब शाम हुई, इसने पूरे ऑर्डर वॉर्डर बुक कर लिए, अब डिस्पैच का टाइम आया, ठीक है। डिस्पैच के टाइम निकाल के उन 300 बोरों को अलग कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसको सैंपल मतलब जो क्वालिटी वाइज इसको भेजने हैं। तो सर अब जब शाम को इसने आउट ऑफ द लार्जर लॉट उसमें से कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 300 बोरे अलग रख के कमिट कर लिए कि ये वाले होटल ओनर के पास में जाने हैं, तो सर अब उस अनअसर्टेन गुड्स को इसने क्या कर लिया? असर्टेन कर लिया। तो फिर ये असर्टेन गुड्स बन जाएंगे। प्रोसेस का फर्क है बस कि सर अनअसर्टेन गुड्स में से ही फिर बाद में जब हम एज पर कॉन्ट्रैक्ट निकाल के छांट लेते हैं, मैं अभी उसकी लीगल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको समझाने की बात कर रहा हूं, तो फिर वो असर्टेन गुड्स कहलाने लग जाएंगे। क्या असर्टेन गुड्स समझ में आया? यस सर। पढ़ना चालू करें अनअसर्टेन गुड्स और असर्टेन गुड्स, पढ़ना चालू करें। यस सर, दक्ष अग्रवाल पढ़ भाई। Unascertain goods, goods which are defined only by description or sample and not specifically identified. ठीक है, सैंपल दिखा दिया या फिर डिस्क्राइब कर दिया कि ये वाली क्वालिटी का है, कनक है, ये है, वो वाला है, ठीक है, इतनी लेंथ है, इतनी जनरल मोटाई उसकी इतनी है, लाल गेहूं है, सफेद गेहूं है, ठीक है, यूपी का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, सब डिफाइन कर दिया। तो या तो सैंपल दिखा के या डिस्क्रिप्शन से, या सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से बेचा गया है, उसी तरीके से उसको डिफाइन करके बेचा गया है, लेकिन कौन सा गुड्स एग्जैक्टली दे रहा है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो फिर वो अनअसर्ट है, एग्जिस्टेंस में ही 1000 बोरी पड़ा है, लेकिन उसमें से कौन सा वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है। तो फिर हम अनअसर्टेन गुड्स को बेचने की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं मैं तेरे तक एक बार असर्टेन गुड्स भी पढ़ ले। Ascertain goods, goods which are ascertained and identified in accordance with the agreement after the formation of contract and are called ascertain goods. अब जब उस बड़े ढेर में से आफ्टर द फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, हमने सैंपल या डिस्क्रिप्शन या सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से माल बेच दिया, लेकिन आइडेंटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कर रहे हैं, तो अनअसर्टेन गुड्स में से हमने असर्टेन कर लिया कि कौन से वाले इसको देने हैं होटल ओनर को, ठीक है। तो अनअसर्टेन में से ही असर्टेन निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे पहले मिदुष डाउट पूछेगा। सर ये जो सारे गुड्स हैं वो सबके सब मतलब अलग अलग, कुछ तो अलग होता है ना हर गुड में, इसीलिए उसने बोला कि मेरे को वो स्पेसिफिक गुड चाहिए। मतलब मैं तो समझा ही नहीं तू क्या पूछ रहा है। मतलब जैसे सर आपने बोला कि वो I10 का एग्जांपल दिया था, तो अभी उसमें सारे अलग अलग कलर के थे ना, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि सब सेम कलर के I10, लेकिन वो बोला कि तो भी कि मेरे को यही वाला I10 चाहिए, यस, ये जो पहले नंबर वाला। सारी वाइट है, सारी वाइट I10 है, ठीक है। फिर भी मिदुष मोदी ने हाथ रख दिया थर्ड वाली वाइट I10 पे, तो वो स्पेसिफाई कर रहा है मुझे यही वाली चाहिए, क्योंकि इसने जब पीडीआई किया, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन किया, तो उसको लगा इस पे सबसे कम स्क्रैच आए हुए हैं, इसकी फिटिंग सबसे सही है, इसकी कंडीशन सबसे सही दिख रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे लेटेस्ट मंथ की है, ये सब देख के उसने चारों में से इस पे हाथ रख दिया, भले ही सारे सेम मेक एंड मॉडल थे तो भी, ठीक है। हर एक का अपना अपना फंडा होता है कि नहीं इसमें चमक कम दिख रही है, इसकी बॉडी में चमक पूरी है, मैं तो ये वाली लूंगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही स्पेसिफाई कर दिया कौन से वाले की सर ये वाला, तो फिर वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए बन रहा है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ऐसा किया होता, मिदुष सुन, तेरे को I10 कार लेनी थी, I10 में भी एक पर्टिकुलर मॉडल मान लो मैग्ना लेना था, ठीक है। तो सर I10 कार तूने हुंडई शोरूम ओनर से
कर लिया, हाँ मैं एक i10 कार लूंगा और आपको बदले में 8 लाख रुपए दूंगा। कौन सी, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय स्पेसिफाई नहीं किया, तो सर तू फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट का बना, कैसे एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है? अनएसर्टेन, यदि वो उसके बाड़े में खड़ी हुई है, कार उसमें खड़ी हुई है उसके गोदाम में, यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनअसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। बाद में जाके या तो वो सेलेक्ट करके तेरे लिए लाएगा या तू उसमें से सेलेक्ट करके ले आएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कैसे गुड्स के लिए बन रहा है? अनअसर्टेन गुड्स के लिए। जब बाद में वो सेलेक्ट करके ले आए तो अनअसर्टेन गुड्स किस में कन्वर्ट हो गए? असर्टेन में, कि हाँ ये वाली गाड़ी देंगे मैं दुश्मनी को। ये समय की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही स्पेसिफाई कर दिया या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में तुम ये सब काम कर रहे हो, तो फिर वो स्पेसिफिक गुड्स होगा या फिर तो फिर वो अनसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है सर। ठीक है, नहीं ठीक है, बहुत धीमे आ रहा है, नहीं समझ में आई तो वापस बताऊं बेटा? नहीं नहीं समझा। ठीक है, दक्ष अग्रवाल आपका डाउट बोलिए। सर मेरा ये डाउट है, मैं शोरूम में गया, मतलब किधर भी, मैं समझो किधर भी गया, स्विच जीएम के शोरूम में गया, गोल्ड मेडल, हाँ और मैंने कैटलॉग देख के कोई स्विचेस सेलेक्ट किए, हाँ, तो सर वो कैटलॉग देख के सेलेक्ट करना सैंपल देख के सेलेक्ट करने के इक्विवेलेंट ही है ना? या तो गुड्स कैटलॉग में तो उसका डिस्क्रिप्शन देख रहा है ना, हाँ सर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बोल के भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिखा के पढ़ के ब्रोशर से भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन हर कैसे भी दे दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। तो गुड्स आर सोल्ड ओके सर। बाय शोइंग सैंपल, goods are sold by giving description, goods are also sold by combination of both sample as well as description। मान लो कोई तुमको चावल दिखा रहा है, सैंपल भी दिखा दिया कि बासमती राइस का चावल, या डिस्क्रिप्शन भी दिया कि ये सुपर क्वालिटी का बासमती राइस है, ऐसा ऐसा है डिस्क्राइब। तो माल बोल के भी बेचा जाता है, डिस्क्राइब करके भी, सैंपल दिखा के भी, और दोनों से भी बेचा जाता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, जब सेकंड थर्ड चैप्टर आएगा ना, तब इस बारे में अपन पढ़ेंगे। गुड्स सोल्ड बाय सैंपल, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स सोल्ड बाय बोथ। जैसे कि मान लो हमारा आंसर है, वो अभी तो एक तबेला लेके बैठा है, कहाँ चला गया आंसर? आयुष। तो तेरे दर्शन ही नहीं हो रहे हैं यार, कैसा दोस्त है यार तू, है दर्शन ही नहीं देता है। ठीक है, तो एंसल एक तबेला लेके बैठा है, भैंसों पे भैंसे बढ़ाता जा रहा है, इतना प्रॉफिट ये कमाया जा रहा है। ठीक है, तो अब एंसल को मन में हुआ कि चलो थोड़ा सा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में सुना है तुमने? बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जिस जिस इंडस्ट्री में ये है, उस इंडस्ट्री से नेक्स्ट इंडस्ट्री जो बनती है, कनेक्टेड है, उसमें भी हाथ डाल रहा है, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। कैसे? ये इसकी भैंसें क्या प्रोड्यूस करती है कि सर मिल्क प्रोड्यूस करती है। अच्छा, मिल्क से क्या होता है, मिठाइयाँ बनती है या नहीं बनती है? यस सर। तो इसने सोचा चलो अब अपनी खुद की डेयरी है, तो नेक्स्ट अपन एक बहुत अच्छी चल गई है, नेक्स्ट अपन एक फर्नांडीज मिठाई वाला खोलते हैं। ठीक है, मिठाई शॉप खोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड उस मिल्क से आगे बनने वाली चीज का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन धंधे में जा रहा है। यही यदि ये इसने कहा यार कितना सारा मेरा मेरा भैंस का दूध का धंधा बहुत अच्छा चल गया है, लेकिन यार एक काम करते हैं, चारे का धंधा भी बहुत अच्छा है, तो मैं तो चारे के धंधे में भी घुस जाऊंगा। तो ये अपने धंधे से बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। समझ में आया? यस सर। ये हालांकि तुम्हारे लॉ का नहीं है, बट ये एक जनरल समझ की बात है। रिलायंस जो है ना, रिलायंस ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत किए, ये उसकी सक्सेस का राज है। क्या करते थे कि सर पेट्रोल, वो सबसे पहले है ना पॉलिएस्टर बनाते थे, धागा। उनको समझ में आया पॉलिएस्टर मिलता कहाँ से है, कि सर पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, तो रिफाइनरीज में कूद गए। ठीक है, रिफाइनरीज से फिर आगे किसी और चीज में कूद गए। तो कहने का मतलब क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कई बार बहुत अच्छे प्रूव होते हैं। चलो, हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट क्या हो गया आंसर? पापा जी थे या कुछ चाचा नहीं जी थे? सर। चाचा जी। अरे बाप रे यार, चाचा जी के दर्शन करा ही दिए तूने।
चलो आ जाओ। तो सर अब हाँ, पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या चल रहा था, सॉरी, मतलब पॉइंट चाचा जी के दर्शन से पॉइंट ही भूल गया मैं तो। अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? दक्ष वापस बोल। रिफाइनरी। हाँ, रिफाइनरी वगैरह तो हो गई। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है सर। तो अब एंसल ने जब मिठाई की शॉप खोली, यस, एंसल ने मिठाई की शॉप खोली, तो वहां पर एक दिन प्रिशा गई, एक दिन ऋचा गई, ठीक है, मिठाई खरीदने के लिए। एक दिन श्रुति गई, ठीक है। तो एंसल ने क्या उनको मिठाई टेस्ट कराई कि ये देखो, ये आप टेस्ट करके देखो, समझ में जो आपको पसंद आए वो ले जाना। तो क्या कर रहा है, सैंपल, सेल बाय सैंपल कर रहा है या नहीं कर रहा है, सैंपल चेक करा रहा है ना, हाँ आप टेस्ट करके देखो। और डिस्क्राइब भी कर रहा है कि ये भैंस के दूध से बनी हुई ताजी एकदम एकदम फ्रेश बन के आया है मिल्क केक, और ये तो डिस्क्रिप्शन से भी, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। केवल बोल के बेचा होता, टेस्ट नहीं कराई तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन कर रहा होता। केवल खिलाई होती तो सेल बाय सैंपल कर रहा होता। सैंपल खिला के डिस्क्राइब भी किया तो सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।